हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। टुडे इन हिस्ट्री विद MCQs। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। आज के दिन की क्या क्या मुख्य घटनाएं हैं वो सब घटनाएं हम कवर करेंगे और आपसे कुछ बातचीत करते हुए क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं, आज कौन सा एक सप्ताह शुरू हो रहा है। विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक आज से शुरू हो रहा है। अगस्त जैसे ही शुरू होता है, जैसे कि आपको पता है आज 1 अगस्त है और ये सप्ताह कब तक चलेगा, 1 अगस्त से लेकर 7 दिन तक ये चलेगा। ये पूरा का पूरा सप्ताह। इसे हम क्यों मनाते हैं? स्तनपान के प्रति लोगों में जागरूकता आए, माताएं बहनें जो हैं उनको जागरूक करने के लिए पूरे विश्व भर में ये दिवस मनाया जाता है, ये सप्ताह मनाया जाता है। और शिशु जैसे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको माँ का दूध मिलना चाहिए और अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी तो बच्चा हष्ट-पुष्ट होगा, तभी वो एक बेहतरीन दूध उसे मिल पाएगा। तो उसके लिए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, बेहतरीन खाना लेना चाहिए, बेहतरीन जो चीज़ें हैं वो खानी चाहिए। ये जो फास्ट फूड वगैरह है इनसे दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार की जो कुछ बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। इन्हीं बातों को समझाने के लिए, इन्हीं बातों पर विचार विमर्श करने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। 7 दिन ये बातचीत होती है। किस पर? अब हम कह सकते हैं कि विश्व पटल पर ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो और बेहतरीन वो विकास करते रहें। तो यही तो है इस दिवस को मनाने का उपलक्ष्य। ठीक है, तो स्तनपान के प्रति जन जागरूकता आए, इसी मकसद से ये सप्ताह पूरा मनाया जाता है। और इस दौरान माँ के जो दूध होता है उसका महत्व क्या है वो बताना, अमृत के समान जो दूध होता है। ठीक है, तो इससे कई बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं, जैसे अतिसार की बीमारियां हैं, कुपोषण जैसी बीमारियां हैं, वो दूर होती हैं माँ का दूध पीने से। ठीक है, तो माँ अगर स्वस्थ है तो बच्चे जो हैं वो हष्ट-पुष्ट रहेंगे। बच्चों की जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर जिसे बोलते हैं, उसमें भी कमी आएगी। तो वो चीज़ें हमें समझनी चाहिए। तो इस प्रकार इस सप्ताह को आप लोगों तक पहुंचाएं, यानी कि इस सप्ताह के बारे में आप भी लोगों को जागरूक कीजिए कि हमारे लिए जो भोजन है वो हष्ट पुष्ट वाला होना चाहिए ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना आए कभी को। चलिए जी, अब हम शुरुआत करते हैं आज के दिन जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष का नाम महत्वपूर्ण स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना होगा, इनका नाम है रोहित टोकस। और रोहित टोकस का जन्म का आज ही के दिन हुआ है। कहाँ पर? 1 अगस्त 1993 को इनका जन्म हुआ था। मुनीरका नाम की जगह पड़ती है, मुनीरका। ये मुनीरका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुनीरका में जन्मे। ये एक एथलीट हैं। जब आपसे पूछा जाए कि रोहित टोकस किस खेल से संबंधित हैं तो फोटो से आप समझ पा रहे होंगे कि ये किस खेल से संबंधित हैं। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा ना इसमें मुक्केबाजी, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। मुनिरका
में जन्मे रोहित टोकस विश्व पटल पर अपने भारत का नाम चमका चुके हैं मुक्केबाजी में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में हुए थे, उन 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक। ठीक है, और वो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। रोहित टोकस ने नई दिल्ली में 2018 इंडिया ओपन में भी कांस्य पदक जीता था। उसी साल इन्होंने तीसरी एलिट मेंस नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता था। तो ये कुछ बातें हैं जो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इनको जेरी नाम से भी पुकारा जाता है, जेरी के नाम से ये जाने जाते हैं। और भी इनके बारे में आप ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए अब हम इनके बारे में एक फ़ोटो देख लीजिए आप यहाँ पर, किस प्रकार से ये मुक्केबाजी करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अब आपने शायद इनका नाम भी सुना होगा। इनका नाम क्या है? दामोदर माउजो। दामोदर माउजो जो हैं, इनका जन्म आज ही के दिन 1944 में हुआ था, इन 1944 में। ठीक है, मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो गोवा के एरिया से ये आते हैं। और ये एक बेहतरीन क्या हैं? साहित्यकार हैं। इनसे संबंधित एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार दामोदर मौजो, जिन्हें 57 में एक ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मेलन में इनको सम्मानित किया गया था। आप ये बताइए कि ये कौन सी भाषा के लेखक हैं? मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया है कि ये कौन से एरिया से आते हैं। अगर एरिया के हिसाब से भी आप समझ जाएंगे तो आपने बहुत अच्छी कमाल कर दी है। कोंकणी, आपको पता है गोवा का जो क्षेत्र है उसे कोंकण तट का जो एरिया आपको वहां पर देखने को मिलेगा, कोंकणी भाषा वहां पर बोली जाती है। ओडिया कहाँ बोली जाती है? ओडिशा के आसपास में। असमिया असम के क्षेत्र में बोली जाती है। संस्कृत जो है वो हमारे उत्तर भारत में ज्यादातर इसका रुझान है। और जब देखेंगे उत्तराखंड में तो वहां पर तो मूल रूप से इसको एक ओहदा भी मिला हुआ है। और जैसे हम बात करें, एक महान साहित्यकार हैं, ये गोवा क्षेत्र से आते हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिला था, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर है? कौन सी भाषा को इन्होंने एक नया आयाम दिया है? कोंकणी भाषा को इन्होंने ये आयाम दिया है। इनको साहित्य का एक और पुरस्कार दिया गया, इनको एक साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1983 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ये एक अच्छे कथाकार भी हैं, एक अच्छे निबंध लेखक भी हैं। ठीक है, इनका एक उपन्यास है, शायद आपने नाम भी सुना होगा। जैसे हम बात करें इनके उपन्यास की, कार्मेलिन नाम से इनका एक उपन्यास है। ठीक है ना, तो कार्मेलिन उपन्यास इनका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, उसी की वजह से ये फेमस हुए थे। और इसी की वजह से इनको 1983 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रगतिशील लेखन के लिए ये माने जाते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आज इनका भी जन्मदिन है, इनको भी बहुत बहुत बधाई हो। और अब हम चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए। इनका भी क्या है? आज जन्मदिन है। इनका जन्म 1 अगस्त 1939 को हुआ था। 1 अगस्त 1939 को कहाँ पर इनका जन्म हुआ? बांदा। बांदा कहाँ पर है? तो ये तो उत्तर प्रदेश में है। और इनका क्या नाम है? इनका नाम है गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र इनका नाम है। ये आपको ध्यान में रखना है, आज इनका जन्मदिन है। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पहले आप बता दीजिए, फिर हम बात करेंगे इनके बारे में और थोड़ी सी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। गोविंद मिश्र को किस वर्ष सरस्वती सम्मान से स- सम्मानित किया गया? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा ना 2013, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये क्या है? एक उपन्यासकार हैं। ये भी एक उपन्यासकार हैं। इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, निबंध लेखन इन्होंने किया है। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एक पुरस्कार तो मैंने आपको बता ही दिया।
इनको एक पुरस्कार दिया गया था, व्यास सम्मान पुरस्कार, और ये पुरस्कार इनको 1998 में दिया गया था। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया 2008 में। इन्होंने कौन सी भाषा में ज़्यादातर रचनाएं लिखी हैं? तो इन्होंने हिंदी भाषा में रचनाएं लिखी हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और जैसे हम बात करें इनकी जो रचनाएं हैं वो शायद आपने सुनी भी होंगी। एक रचना है इनकी तुम्हारी रोशनी में। तो ये रचना किसकी है तुम्हारी रोशनी में? तो इनका नाम आप लिख देना, धूल पौधों पर, कोहरे में कैद रंग, पांच आंगनों वाला घर। ये सारी की सारी रचनाएं जो है ना वो इन्हीं के द्वारा रचित है। पांच आंगनों वाला जो घर है वो इनकी कौन सी भाषा में लिखा गया? तो उसका वैसे तो इन्होंने मूल रूप से हिंदी भाषा को एक नया आयाम दिया था, लेकिन उनकी जो रचना है पांच आंगनों वाला घर, उसको गुजराती और मराठी में भी अनुवाद करके प्रकाशित किया जा चुका है। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी और भी कई कहानियां हैं, जैसे इंग्लिश में भी इन्होंने रचनाएं लिखी, बंगाली में भी लिखी, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, इस प्रकार की अनेकों भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। ठीक है, लगभग 10 से ज़्यादा इन्होंने उपन्यास लिखे और 10 से ही ज़्यादा इन्होंने क्या लिखी हैं, कहानियां लिख रखी हैं। तो एक बहुत बेहतरीन ये इतिहासकार हुए हैं, मध्यकाल के बारे में बताने वाले। इनका भी जन्मदिन है आज, बहुत बहुत बधाई हो जिनका आज जन्मदिन है। चलिए अब हम जान लेते हैं उनके बारे में जिनकी आज जयंती है, जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिनकी आज जयंती है। तो सबसे पहले जयंती से शुरुआत करते हैं। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा जब आपने इतिहास को कवर किया होगा। इनका नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन इनका नाम है। पुरुषोत्तम दास टंडन क्या थे आपको पता है? इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेताओं में से एक थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसी धरती पर ये पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हुई थी। और ये एक राजनेता होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी। और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? तो आपको पता है एक पार्टी उस समय बड़ी प्रसिद्ध रही, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये एक अच्छे नेता माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनमें से एक अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, उस समय ये उनके साथ में कार्य कर रहे थे और इनको जेल भी हुई थी। तो इस प्रकार के थे ये। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया पुरुषोत्तम दास टंडन को? तो बात है ये 23 अप्रैल 1961 की। ठीक है, जब इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, इस बात को लेकर इन्होंने कई प्रयत्न किए थे। ठीक है, और जब हम बात करते हैं हिंदी भाषा को लेकर, एक हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना भी इन्होंने की थी 1910 के आसपास में। उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, वाराणसी में ही इसकी शुरुआत की गई थी 1910 में। ठीक है, चलिए जी, अब आप एक क्वेश्चन बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन ने अध्यक्षता की थी? जल्दी जल्दी से आपको इस क्वेश्चंस का जवाब देना है। अगर इसमें सबसे पहले समझने लेते हैं हम बेलगाम अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, इसमें अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो अधिवेशन आपको पता है 1924 का बेलगाम अधिवेशन था। 1925 का कानपुर अधिवेशन जिसमें एक महिला जो कि भारतीय थी उन्होंने अध्यक्षता की, उनका नाम क्या था? सरोजनी नायडू, जिन्हें हम भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं। और ये भारत की कोकिला की उपाधि इनको किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सिंपली पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाम आता है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट ने 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी।
तो पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो एनी बेसेंट का नाम आएगा। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो सरोजनी नायडू का नाम आएगा। तो ये कुछ बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं तो इनमें कौन सा आपको टिक करना है, तो कौन सा आएगा इसमें, जयपुर अधिवेशन आएगा या फिर नासिक अधिवेशन। तो इसमें जल्दी जल्दी से आप बताएंगे। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, एक सेकेंड रुकना जरा, आपको बता देते हैं। तो 1948 में हुआ था, एक 1950 में हुआ था। तो 1950 में जो हुआ था नासिक में, इसमें अध्यक्षता करने वाले कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनके बारे में पुरुषोत्तम दास टंडन जो ऑप्शंस में पूछा गया है आपसे। और जो 1948 का जयपुर अधिवेशन है, 1948 के जयपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, तो इसमें नाम आता है पटाभी सीतारमैया का। पटाभी सीतारमैया वही हैं जिनको अध्यक्षता के पद को लेकर हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में जो अध्यक्षता को लेकर मुद्दा उठा था, पटाभी सीतारमैया। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये भी एक अच्छे राइटर थे पटाभी सीतारमैया, जिन्होंने एक रचना लिखी थी कांग्रेस का इतिहास नाम से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, कमला नेहरू। वैसे इनका नाम क्या था, कमला कोल इनका नाम था, कमला कोल नेहरू इनको बोला जाता है। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या थी, पत्नी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भी, जब महात्मा गांधी दांडी मार्च यात्रा शुरू कर रहे थे तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, कमला कोल नेहरू ने। ठीक है, इनके जन्म के बारे में तो चलो बता देते हैं। 1899 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हुई। इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। वैसे मैंने थोड़ा सा आपसे एक शेयर करने के लिए इसे लिखा है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से माने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके थे। और आपको पता है अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। उन्होंने भी 3 बार शपथ ले ली है एज ए पीएम। ठीक है, तो ये इनकी पत्नी, कहा जाता है कि इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था दांडी यात्रा में, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई थी। दांडी मार्च क्यों शुरू की गई थी, गुजरात में शुरू की गई थी। आपको पता है महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी, उनको फाइनली पहुंचना था दांडी। ठीक है, तो वो आश्रम से चले थे। वो उस आश्रम का नाम क्या था, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। और वो जब दांडी पहुंचे, दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया। नमक कर अधिनियम जो अंग्रेजों ने लागू किया था, उस कर को तोड़ दिया। उसी के साथ में उनके सहयोगी पूरे भारतवर्ष में देखने को मिले। उन्हीं सहयोगियों में से एक नाम आता है सी राजगोपालाचारी का। सी राजगोपालाचारी ने भी महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से प्रभावित होकर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तमिलनाडु में यात्रा शुरू कर दी थी। ठीक है, तमिलनाडु। तो सी ऑप्शन जिन्होंने ठीक लिखा होगा ना, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया, इस क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। नमक सत्याग्रह है, यानी कि नमक के लिए ये एक आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी को जेल भी हुई थी। ठीक है ना, और महात्मा गांधी फिर अगले साल 1931 में जेल से छूटकर आए थे। और जेल से छूटकर उन्होंने अपने साथियों के साथ कहाँ मुलाकात की थी, इलाहाबाद में। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, इन्होंने कहाँ पर मुलाकात की, कहाँ पर वो एकत्रित हुए थे। तो इस प्रकार ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सी राजगोपालाचारी जो हमारे भारत के क्या बने थे, पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। चलिए अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम क्या है, हरकोर्ट बटलर। हरकोर्ट बटलर के बारे में जब आपसे पूछा जाए, वैसे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इनका जन्म कहाँ हुआ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक फील दिलाने के लिए बता देता हूँ कि इनका जन्म यहाँ हुआ। वैसे जन्म के बारे में अगर ना भी बात करें ना तो भी चलता है, लेकिन आपको ये टाइम जो जोन है उसका पता लग जाता है कि ये घटना उस टाइम की हो रही है। ठीक है ना, तो ये किस रूप में प्रसिद्ध रहे थे, उत्तर प्रदेश के ये प्रथम राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, हरकोर्ट बटलर का नाम आता है। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाता है
ये कब से कब तक बने थे? 1921 से 1922 तक रहे थे, ठीक है ना। फ्लोरेंस के साथ इनकी शादी हुई थी, ये पॉइंट भी आपको पता होगा, है ना। तो पहले राज्यपाल उत्तर प्रदेश के कौन थे? हरकोट बटलर। लेकिन वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो फिर आप किसका नाम लिखेंगे? जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा आनंदीबेन पटेल, जो कि एक महिला है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वर्तमान में, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो आपको पता है योगी आदित्यनाथ, है ना। बाकी ऑप्शंस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। शिव प्रताप शुक्ल, ये वर्तमान में कहाँ के हैं? तो वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो बाकी जैसे हम बात करें, अभी थोड़े ही दिन पहले नई नियुक्तियां हुई है राज्यपालों की, कई राज्यों में अलग अलग राज्यपाल बनाए गए हैं। जैसे हम बात करें संतोष कुमार गंगवार, इनकी भी अभी नई नियुक्ति हुई है। संतोष कुमार गंगवार जो हैं वो कहाँ के हैं, इनके बारे में क्या बता सकते हैं? तो पहले चलो मंगू भाई छगन भाई पटेल के बारे में बता दें कि ये वर्तमान में अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं रमेन डेका। और जैसे हम बात करें संतोष कुमार गंगवार, ये कहाँ के हैं? तो ये वर्तमान में झारखंड के नए राज्यपाल हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो लगभग 6 के आसपास नई नियुक्तियां हुई है और 3 में आपस में बदला बदली हुई है, ठीक है ना। तो राजस्थान में भी नए बना दिए गए हैं राज्यपाल, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ठीक है। सिक्किम के कौन है? ओम प्रकाश माथुर। तमिलनाडु के हैं RN रवि। तेलंगाना के भी नए बना दिए गए हैं जिष्णु देव वर्मा, ठीक है। तो इस प्रकार ये कुछ बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अब चलो उस उनके बारे में जान लेते हैं जिनकी आज क्या है, पुण्यतिथि है। चलिए, इनका नाम तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं हमारे भारतवर्ष के। और जैसे हम बात करें, ये गरम दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दल बंटे थे सूरत अधिवेशन में, तो ये स्वभाव इनका गर्म था, इसी वजह से इनको गर्म दल का नेता कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? रत्नागिरी में। और ये रत्नागिरी किसका हिस्सा है? तो आप लिख देंगे कि महाराष्ट्र में। आपकी जैसे हम बात करें तो इनका चेहरा देखिए, फोटो देखिए इनकी, इनके सर पर जो एक पगड़ी सी पहनी हुई है, महाराष्ट्र के एरिया में ये पहनी जाती है। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? मुंबई में। और ये मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही है। तो ठीक है, गरम दल के नेताओं में से एक, ये 3 साथी हुआ करते थे, तिगड़ी थी इन तीनों की। लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, विपिन से विपिन चंद्र पाल। तो इंडियन होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत इन्होंने कब की थी? 1916 में की थी। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो अगर आपने इसमें लिखा होगा ना लोकमान्य, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनको कहा जाता है, ठीक है। और जैसे हम बात करें आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, उनका नाम तो आपको पता ही होगा, जिन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी उत्तर प्रदेश के एक पार्क में अंग्रेजों के हाथ लगने से पहले। देश बंधु किसको बोला जाता है? चित्तरंजन दास को बोला जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, आपको ध्यान हो, 1923 में। मान्यवर किसको बोला जाता है? मान्यवर कांशीराम के बारे में तो आपने सुना होगा, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट आपको पता हो गया। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? अगर जल्दी से आपने इसमें ऑप्शन में टिक कर दिया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो आपने बखूबी इसमें अच्छा जवाब दिया है। ये कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसके द्वारा कही गई बातें हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो नाम किसका आता है? जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, क्या नाम था उनका? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। मारो फिरंगी को ये किसने कहा था? मंगल पांडे ने कहा था ये कथन, मारो फिरंगी को, ठीक है जी।
तो ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप और भी ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। इन्होंने कई स्थापना भी की थी, विद्यालयों की स्थापना भी इनके समय में हुई थी। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा और भी अगर इनके बारे में जिक्र करें तो दो साप्ताहिक समाचार पत्र आया करते थे। एक का नाम था केसरी। ये जो केसरी था ये कौन सी भाषा में था? तो ये तो मराठी भाषा में था। और एक इनका अखबार आया करता था, साप्ताहिक पत्र था वो द मराठा नाम से। ये जो द मराठा था ये कौन सी भाषा में था? ये अंग्रेजी भाषा में था। तो इस प्रकार आपको ये कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। ये गर्म स्वभाव के थे। चलिए, क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि इनकी क्या है, आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 4 अप्रैल 1908 को हुआ था लाहौर में। और ये लाहौर वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उस समय की दृष्टि से देखा जाए तो अविभाजित भारत में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2001 में हुई थी। कहाँ पर? लखनऊ में हुई थी, जिसे हम नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं और जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, जो हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनको भारत भूषण से कब सम्मानित किया गया? 2000 में सम्मानित किया गया। और इस सम्मान के एक साल बाद इनकी मृत्यु हुई थी 2001 में। तो ये संविधान सभा की सदस्य रही, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी ये। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य संविधान सभा में कौन थी? तो फिर नाम किसका आएगा? बेगम एजाज रसूल का, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। तो सिंपल आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, तो फिर आपने 15 जवाब दे देना है। 15 महिलाएं सदस्य थी संविधान सभा में। कौन कौन सी थी? विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दक्षिणायनी वेलायुधान, रेणुका रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्करीन, कमला चौधरी, लीला नागरॉय, मालती चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन। और 1950 में आपको पता है हमारा भारत जो था वो गणतंत्र भारत बन गया। और 1952 से क्या हुआ था? तो यहाँ पर हमारे चुनाव भी हो गए थे। 1951-52 में पहली लोकसभा का गठन भी हो गया था। राज्यसभा, जिसे हम संविधान का क्या बोल देते हैं, संविधानिक आधार पे जो हमारा संसद का ये दो भाग मान के चलते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा जिसे हम कभी भंग नहीं कर सकते, संवैधानिक तौर पे ये बात कही गई है। 1952 में राज्यसभा के लिए भी चुनी गई थी। और 1969 से 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री के रूप में ये कार्यरत रही। तो संविधान सभा में पूछा जाए कि कितनी महिला सदस्य थी, तो आपको लिख देना है 15। अगर बात की जाए कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब देंगे आप? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा 9 दिसंबर 1946, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उम्र में सबसे बड़े थे, इसी वजह से इनको अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन इनको परमानेंट अध्यक्ष नहीं बनाया गया। परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। एक फिर से बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया था संविधान सभा का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? इसके भी 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, जो बाद में हमारी संवैधानिक प्रस्तावना जो है उसका एक आधार बना था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये कौन है? इनका नाम था देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री के बारे में आपको बखूबी पता ही होगा। आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा, बचपन में भी सुना होगा इनके बारे में। तो आपने 29 जून 1861 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ। मुजफ्फरपुर कहाँ पर है? तो ये तो बिहार का एरिया है।
तो बिहार में जन्मे थे ये, और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1913 में हुई थी। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी काशी में इनकी मृत्यु हुई। और काशी किसका क्षेत्र है? तो ये तो बनारस का एरिया है ना, वाराणसी जिसे हम बोल देते हैं। इन्होंने किस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण कार्य किया? यानी कि देवकीनंदन खत्री विश्व प्रसिद्ध भारतीय क्या थे? क्रिकेटर थे, वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे, लेखक थे। तो चेहरे के हिसाब से भी आप अंदाजा लगाएं तो आप लिख सकते हैं कि ये एक लेखक रहे होंगे। ये साहित्य की दुनिया में एक बड़ा नाम है। देवकीनंदन खत्री एक बेहतरीन साहित्यकार रह चुके हैं। इन्होंने कई रचनाएं लिखी थी, आपने शायद नाम सुना होगा चंद्रकांता। चंद्रकांता इनके द्वारा रचित है। चंद्रकांता संतति जो है वो भी इनके द्वारा रचित है। भूतनाथ नाम से भी इनकी एक रचना है, भूतनाथ। काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, इस प्रकार की रचनाएं इनकी बड़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक उपन्यासकार हुए हैं वृंदावन लाल वर्मा। इन्होंने देवकी नंदन खत्री को क्या बोला था? हिंदी का शिराजी बोला इनको। हिंदी का शिराजी किसे कहा जाता है? तो नाम लिख देना देवकी नंदन खत्री का। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार इन्होंने अपने उपन्यास चंद्रकांता के माध्यम से किया था, और ये उपन्यास बड़ा ही बेहतरीन है। इस उपन्यास को आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए, अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा, इनका नाम है जिंदा रानी। जिंदा रानी के नाम से विख्यात रही ये महिला। इनका जन्म 1817 में हुआ था, और आज ही के दिन इनकी मृत्यु 1863 में हुई थी लंदन में। ठीक है, महारानी जिंदा के रूप में इनको जाना जाता है। और ये फिर क्या कहलाई थी? जिंद कौर के नाम से भी इनको जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। पंजाब के जो महाराजा रहे थे, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की ये धर्मपत्नी थी। रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह की ये कौन से नंबर की वाइफ थी? पांचवी पत्नी थी, ठीक है ना। और महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी हुए थे, उनका नाम तो आपने पढ़ा होगा जब आप इतिहास कवर करते हैं तो, दिलीप सिंह। तो दिलीप सिंह पैदा हुए थे इनकी कोख से, ठीक है ना। तो दिलीप सिंह आगे आपको पता है उत्तराधिकारी भी बने थे। तो दिलीप सिंह 1843 में गद्दी पर बैठ गए थे, लेकिन वो उस समय नाबालिग थे, क्योंकि उससे पहले ही इनके पिता महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। और जिंदा रानी उस समय दिलीप सिंह की संरक्षिका के रूप में इनके साथ रही। और बाद में आपको पता है महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी हो गया था, और फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की उसमें जीत हो गई थी, है ना। तो महाराजा रणजीत सिंह के समय की एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है, एक संधि जो हुई थी उसके बारे में आप बताइएगा जरा जल्दी से। अगर लिखा होगा आपने, इसमें यह पूछा गया है कि 25 अप्रैल 1809 को किसके बीच अमृतसर की संधि हुई थी? तो फिर नाम आएगा मेंटकोफ और रणजीत सिंह का, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह का। तो जैसे हम बात करें उस समय अधिकारी कौन था? अधिकारी था उस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम। लेकिन मिंटो प्रथम के समय ये संधि जरूर हुई थी, लेकिन मिंटो प्रथम ने इसमें भाग नहीं लिया था। भाग लिया लिया किसने था अंग्रेजों की तरफ से? चार्ल्स मेंटकॉफ ने, 25 अप्रैल 1809 को। तो क्या आप बता सकते हैं मेंटकॉफ का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ठीक है, मिंटो दो प्रकार के हुए ना, सॉरी, मेंटकॉफ का कार्यकाल नहीं बताना, आपको बताना है मिंटो प्रथम का। मिंटो प्रथम भी हुए, मिंटो द्वितीय भी हुए। ये क्वेश्चंस आपके लिए मैं दो छोड़ जाता हूं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में भी आपको बता देना है। मिंटो द्वितीय के बारे में थोड़ी सी ये बता देता हूं कि उसके समय में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी मिंटो सेकंड के समय में। लेकिन मिंटो प्रथम वो था जिसके समय में अंग्रेजों और सिखों के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। इसकी डिटेल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, मेरे नाम से सर्च कर लेना, मैराथन क्लास, विजय सर मैराथन। तो आपको बहुत सारी क्लासेस दिख जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो, जिनकी आज जयंती है, जिनकी पुण्यतिथि है
उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो चलिए लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की पीडीएफ नहीं मिलेगी, ठीक है। करंट अफेयर्स की जो कक्षा होती है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है, लेकिन इसकी आपको पीडीएफ नहीं मिलती है। फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, किसी पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। EduRohi24 आप सर्च कर लेना। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। EduRohi ऑफिशियल के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।